मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर। चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के विकार, दमा, श्वास फूलने के विषय में। दोस्तों, श्वसन तंत्र मानव शरीर का सर्व प्रमुख तंत्र है। इसके दूषित या विकार युक्त होने से जीवन खतरे में पड़ जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। अर्थात बिना सांस यानी ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। सांस लेने का कार्य श्वसन तंत्र ही करता है। श्वसन तंत्र के विकार में अनेक प्रकार के रोग का नाम सम्मिलित है, लेकिन दोस्तों हम दमा, सांस फूलने के विषय में ही बात करेंगे। दमा, सांस फूलने श्वसनियों या श्वास नलिकाओं में ऐंठन आने से उत्पन्न श्वास लेने में कठिनाई, जिसमें साय साय की आवाज निकलती है, सांस फूलना दमा कहलाता है। इस रोग में अचानक दौरे के रूप में कष्ट श्वास सीटी की आवाज के साथ होता है। ये लक्षण ब्रोंकियल रास्ते में सिकुड़न आने से होते हैं, जो कि श्वास नली की मांसपेशियों के संकुचन व श्लेष्मा झिल्ली की सूजन या बलगम के एकत्र होने से उत्पन्न होते हैं। इससे रोगी का सांस फूलने लगता है। ब्रोंकियल अस्थमा फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका दौरा शुरू होने के कुछ समय बाद खांसी शुरू हो जाती है, और जब खांसी द्वारा कफ बाहर निकल जाता है तो रोगी को शांति मिल जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसा रोग है जो श्वास प्रणाली में संकुचन होने के कारण होता है। इस रोग में सांस लेने में रुकावट उत्पन्न होती है और रोगी को लगता है कि उसका दम घुट रहा है। लेटते वक्त सांस लेने में उसे कठिनाई तो होती है, बैठने पर भी उसे काफी देर तक राहत नहीं मिल पाती। ऐसे में वह पॉलिथीन मारकर बैठता है और गोद में तकिया रख उस पर दोनों कोहनियां टिका आगे की ओर झुककर सांस लेने का प्रयास करता है। दमा बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वजह से होने वाला रोग नहीं है। इस रोग में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली छोटी श्वास नलिकाएं जकड़ जाती है। इस कारण मरीज को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ कारणों से, जो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग होते हैं, श्वास नलिकाओं में जकड़न होती है और दमे का दौरा पड़ जाता है। दमे के दौरे में सामान्यतः 3 बातें होती है। ये है, सबसे पहले अंदरूनी नलिकाओं में सूजन होती है, इसके बाद उनमें संकुचन होता है, और तीसरे दौरे में वहाँ कफ निकलने लगता है। इससे श्वास नलिकाओं जमा हो जाती है। कुछ महीनों को दमे का दौरा किसी खास मौसम में पड़ता है, जबकि कुछ साल भर पीड़ित रहते हैं। दमा स्वस्थ एक अकेला रोग न होकर सामान्यतः बलगम रहित शुष्क खांसी और आकस्मिक ध्वनियों, विशेषकर निःश्वसन के साथ समय पुनरावर्ती साय साय में युक्त श्वसन संबंधित कष्ट के प्रयोगों की कष्टकारी घटना है, जिसे बहुत ही सुगमता पूर्वक पहचाना जा सकता है। दमा की उत्पत्ति अंतर्वक्षीय वायुपथ की विधि विभिन्न उद्दीप तत्वों के प्रति तीव्र अनुक्रिया से उत्पन्न श्वसन की मांसपेशियों की ऐंठन, श्वसन मार्ग की श्लेष्मा की सूजन अथवा वायु मार्ग की गुहा में एकत्रित स्राव और म्यूकस द्वारा अवरोध के कारण दमा की उत्पत्ति होती है। चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा संपन्न वैज्ञानिकों के सर्वेक्षणों से विदित हुआ है कि दमा रोग की उत्पत्ति एलर्जी के कारण भी हो सकती है। यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है। किसी रोग को दबाने की चेष्टा में वह रोग तो दब जाता है, लेकिन दमा श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। होम्योपैथिक में ऐसे रोग को वैक्सीनोसिन कहते हैं। इस रोग में रोगी कभी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद श्वास के दौरे से बुरी तरह भयभीत एवं बेचैन हो जाता है। उसे श्वास लेने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि श्वास नली में अक्षेप खिंचाव आता है।
बिस्तर पर लेटने से पीड़ा अधिक होती है, इसलिए रोगी घुटनों में मुंह देकर लेटना पसंद करता है। वह खिड़की एवं खुली वायु की ओर दौड़ता है। उसे बहुत खांसी उठती है, लेकिन बलगम निकल जाने पर कुछ आराम मिलता है। घर या बाहर धूल उड़ने पर रोगी तुरंत श्वास के दौरे का शिकार हो जाता है। धुएं से उसे बहुत पीड़ा होती है। इससे छाती फूली रहती है। वह दोनों हाथों से छाती दबाकर रखने की कोशिश करता है। रोगी के निश्वास में सीटी सी बजने का स्वर सुनाई देता है। अधिक गर्मी और वर्षा का मौसम होने पर तकलीफ बढ़ जाती है। प्रत्येक 20 बच्चों में से एक तथा प्रत्येक 30 वयस्कों में से एक को उक्त व्याधि होती है। लड़कियों एवं स्त्रियों की अपेक्षा लड़कों एवं पुरुषों में दमा अधिकता से पाया जाता है। आनुपातिक दृष्टि से दमा में पीड़ित प्रति 2 स्त्रियों की तुलना में 3 पुरुषों रोगी होते हैं। बाल्यावस्था में दमा बहुलता से दृष्टिगोचर होता है। दमा में ग्रस्त लगभग 75% बच्चों में 4 से 5 वर्ष की उम्र से पूर्व रोग आरंभ हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग 20% बच्चे कम से कम एक बार श्वसन में कष्ट की अनुभूति करते हैं, परंतु मात्र कुछ 10 से 15% की कालांतर में चिरकारी दमा से ग्रसित होते हैं। लगभग 70% बच्चों 12 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर तथा शेष किशोरावस्था में पदार्पण करते ही रोग के प्रभाव से उल्लेखित क्षीणता का अनुभव करते हैं। दमे का दौरा प्रायः रात्रि में शुरू होता है, परंतु कभी कभी दिन में भी हो जाता है। जिन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल पाता वे इसके शिकार हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ भी माफिक न बैठने के कारण दमा अस्थमा पैदा कर सकता है। पेट में कब्ज और गैस बनने से दमा अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। कम उम्र में ही बीड़ी सिगरेट की लत लग जाने से भी दमा हो सकता है। बच्चों में यह रोग आमतौर से खतरे और काली खांसी होने के बाद हुआ करता है। शरीर की रस निर्माण क्रिया विकृति होने से वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। कफ अधिक बनना तथा कफ बाहर आसानी से निकलता है। अस्थमा विशेषज्ञों के मतानुसार सफल तथा सामाजिक उपचार के लिए रोगी तथा परिजनों को रोग के कारण दवाओं तथा उपचार विधियों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे रात बिरात तुरंत उपचार लिया जा सके तथा खतरनाक स्थिति से बचा जा सके। खतरनाक लक्षणों के प्रकट होते ही तथा सदैव लक्षण मुक्त रहने के लिए समय समय पर चिकित्सक से परामर्श करें और उल्लिखित एलर्जी उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों से भी बचने का प्रयास करें। जहाँ तक हो सके रोगी को ऐसा वस्तुओं से दूर रखें जो उसके दमा को बढ़ाएं, जैसे धूल, प्रदूषण, मानसिक आघात। रोगी के रहने का कमरा स्वच्छ तथा भली भांति साफ किया हुआ हो। ऐसा खाना हो म्यूकस को बढ़ाने जैसे खट्टे फल, अचार, चटनी व ठंडे पानी रोगी को न दें। धूम्रपान बिल्कुल न करें और जहां धुआं हो वहां से हट जाएं। जिस रोगी को एस्प्रिन से एलर्जी हो उसे लेने से मना कर दें, अथवा ज्यादा व्यायाम या वर्जित है से दमा का रोग बढ़ता है तो उसे न करने की सलाह दें। हल्का गर्म पानी अधिक पीने को कहें ताकि कफ पतला होकर निकलता रहे। शाम को हल्का भोजन करने का अनुमति दें। दमे के रोगी का भोजन खूब सावधानी से होना चाहिए। रोटी के साथ प्रतिदिन हरी सब्जी वाले साग
काफ़ी मात्रा में खाना चाहिए। टमाटर और गाजर आदि का सलाद बनाकर रोजाना खाना चाहिए। रात्रि का भोजन हल्का आवश्यक है। प्रतिदिन मौसमी फल खाना चाहिए। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए जिससे एलर्जी का प्रभाव हो और गैस बने। शहद और लहसुन विशेष उपयोग रहता है। परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को महफूज रखें और खुशहाल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।